शुरुआत करेंगे कर्नाटक के शिमोगा से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद भारी तनाव है। हत्या के खिलाफ आगजनी और प्रदर्शन हुए हैं। प्रशासन ने 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। शहर में धारा 144 लगा दिया गया है। जांच के लिए पुलिस ने टीम भी बनाई है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस हत्याकांड को हिजाब विवाद से जोड़ने से इनकार किया। तो 23 साल की युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगजनी और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस वक्त पूरे इलाके में धारा 144 लागू की जा चुकी है और इस मामले को हिजाब विवाद से जोड़कर ना देखा जाए, ये कर्नाटक के गृह मंत्री ने सभी से अपील की है। मैंने मुसलमान गुंडाಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ। 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ನಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಯಾವ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ। तो कर्नाटक से उपजे हिजाब विवाद में एक और जहां आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि यहां मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी पहनूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। हिजाब विवाद में अब दंगल गर्ल अभिनेत्री जायरा वसीम की भी एंट्री हो चुकी है। जायरा ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे ऊपर पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने करीब के आगे दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिंदा रहेंगे। आप बोल दीजिए और हिजाब निकाब पहन के वोटरों को वोट मत डालिए कि उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो हिजाब और वोटा पहन के आती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक यूपी का नहीं, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? अब जो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में गर्मी पैदा कर देंगे, मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला कर रहे हैं वो लोग। बेलारूस और रूस से जुड़ी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक तैनात हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैन्य हथियार जमा किए जा चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के साथ खड़े दुनिया भर के देश हमले की आशंकाओं के बीच एकजुटता दिखा रहे हैं। रूस एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर के देश रूस को रोक पाने में फिलहाल कामयाब नहीं हुए। उसका युद्धाभ्यास इसी की एक झलक है। आज रूस का युद्धाभ्यास अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंता नहीं, चिंता है
यूक्रेन की सीमा पर होने वाली गोलीबारी, अलगाववादियों की ओर से होने वाली बमबारी युद्ध की चिंगारी बन सकती है। पूर्वी यूक्रेन के नोबुलुहैंस्क का हाल जानने के लिए दुनिया भर की मीडिया वहां पहुंची थी, लेकिन वहां जब अचानक बमबारी शुरू हुई तो हालात खराब हो गए। वीडियो में यूक्रेन के अधिकारी, सेना के जवान और विदेशी मीडिया के लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बमबारी से बचने के लिए ये लोग जमीन पर लेटकर जान बचाने की जगह ढूंढने लगे। इसी तरह दोनेत्स्क में भी मीडिया और सैनिकों ने एक शेल्टर में पनाह ली, जहां बाहर से आने वाली धमाकों की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अलगाववादी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसकी सीमाओं पर रूस और बेलारूस की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इसीलिए युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक राष्ट्रपति के तौर पर जब मैं देखता हूं कि हमारी सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक, सैन्य साजो सामान और हथियार मौजूद हैं, तो मेरा जवाब यही है कि दुनिया की सुरक्षा का ताना बाना कमजोर है। इसे बदलने की जरूरत है। 10 साल पहले जिन नियमों को दुनिया ने माना था वो अब लागू नहीं होते हैं। यूक्रेन के मसले पर जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई देशों के नेता इकट्ठा हुए। इस कॉन्फ्रेंस में रूस के हर कदम पर चर्चा हुई और यूक्रेन को लेकर सभी देश साथ नजर आए। As I speak to you today, we do not fully know what President Putin intends, but the omens are grim, and that is why we must stand strong. Whatever happens in the next few days and weeks, we cannot allow European countries to be blackmailed by Russia. We cannot allow the threat of Russian aggression to change the security architecture of Europe. पिछले कई महीनों में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ लगी रूस की सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ाई गई है। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है और अलगाववादियों का पिछले 24 घंटों में जो रवैया रहा है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा रहा है, ये युद्ध शुरू करने के माहौल बनाने जैसा है। हमें नहीं पता कि हमला तय है या नहीं, लेकिन यूक्रेन पर खतरा असली है और इससे यूक्रेन पर असर पड़ रहा है। Wir wissen nicht, ob ein Angriff bereits beschlossene Sache ist. यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर छोटे छोटे हमले लगातार किए जा रहे हैं। चेतसेव में भी गोलीबारी हुई। इन हमलों के बाद वहां पहुंचे सैनिकों और विदेशी मीडिया को भारी गोलीबारी के निशान मिले। यही वो जगह है जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया भर को बता रहे हैं कि युद्ध काफी पहले से छिड़ चुका है। पिछले कई महीनों में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ लगी रूस की सीमाओं पर सैन्य शक्ति बढ़ाई गई है। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है और अलगाववादियों का पिछले 24 घंटे में जो रवैया रहा है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा रहा है, ये युद्ध शुरू करने के माहौल बनाने जैसा है। हमें नहीं पता कि हमला तय है या नहीं, लेकिन यूक्रेन पर खतरा असली है और इससे यूक्रेन पर असर पड़ रहा है। अपने देश पर रूस के हमले का संकट भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को परेशान कर रहा हो, लेकिन वो अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कह रहे हैं। रूस के मामले में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में एक मजाक भी किया। ये घटना तब हुई जब सवाल का जवाब देते समय उनका माइक खराब हो गया। Just a second. I think cyber attack. Can I have another one for translation? Yes. But maybe you see, Russia's not here, but they're here. Well, it doesn't work. I'm sorry. अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने रूस पर किए गए सवाल का जवाब दिया और इसी के जरिए रूस को यह संदेश भी दिया कि हमले की स्थिति में जंग लंबे समय तक चल सकती है और यूक्रेन इसके लिए तैयार है। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक। यूपी के चुनाव में अब आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है। बीजेपी ने मानो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है।
बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का आतंकी कनेक्शन जोड़ा है। उन्होंने अखिलेश पर ताबड़तोड़ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। यूपी में शुरुआती चरणों में बीजेपी ने पहले दंगा दांव चला। अब पार्टी आतंकवाद के आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी पर करारा चोट करने की तैयारी में है। सियासी समर में बीजेपी का सियासी सर्जिकल स्ट्राइक तेज हो गया है। निशाने पर है योगी सरकार के कार्यकाल को चैलेंज करने वाली समाजवादी पार्टी। आतंकवाद और आतंकियों से कनेक्शन के आरोपों को लेकर बीजेपी ने जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक कर अपना आक्रामक इरादा जता दिया है। एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। हरदोई के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने रैली में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र किया। काशी में बम धमाकों का मुद्दा उछाला। लखनऊ अयोध्या में हुए ब्लास्ट की भी याद दिलाई। फिर बताया कि पहले जो आतंकी धमाके हुए उनका कैसे अखिलेश की पार्टी से कनेक्शन है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? प्रधानमंत्री मोदी ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र किया। उस मामले में विशेष अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। उन दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता शाबाद अहमद की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर दिखी। उसी तस्वीर के बहाने आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाकर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की जिस न्यायालय ने ये फैसला दिया है उसमें 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उनमें से कुछ आतंकवादियों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से आजमगढ़ के जुड़े हुए एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी को देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है। मेरा आरोप है इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। बीजेपी ने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए
ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। ये पद की गर्मा गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के आतंकवादी कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी घेरने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर अपने तेवर बता दिए हैं। बलरामपुर से सुजीत कुमार, मैनपुरी से मौसमी सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आतंकवाद समेत अन्य मसलों पर सियासत तेज हो गई है। चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। उससे पहले दोनों तरफ से हमले जोरदार हो रहे हैं। यूपी में सियासी गर्माहट के बीच एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। उन्नाव पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें भगवान राम की एक मूर्ति भेंट की, फिर पीएम के पैर छुए। तभी प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और खुद झुककर बीजेपी नेता के पैर छुए। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने का आरोप मढ़ा। ये गौर परिवारवादी, एक घोषणावादी चुनाव देख करके भांति भांति की घोषणा कर देते हैं और चुनाव गया तो वो भी अपनी घोषणाएं भूल जाते हैं। वो उन वादे उनको ध्यान ही नहीं रहते हैं, फिर वोट बैंक की सेवा में लग जाते हैं। यूपी के सियासी अखाड़े में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया। तमंचावादी, जिन्नावादी जैसी उपमाएं दी। 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार को बीजेपी ने माफियावादियों की सरकार बता डाला। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे प्रदेश में थे। महीनों महीनों कर्फ्यू, सैकड़ों लोग मारे गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान तबाह हुए, हिंदुओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल का आपका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल भी आपके पास है। एक भी दंगा नहीं हुआ। अब चौथे चरण के जंग से पहले बीजेपी दावे कर रही है कि समाजवादी पार्टी हार सामने देख बौखला रही है। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर समाज तोड़ने का आरोप लगा रही है। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी। इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उनकी बौखलाहट में उनकी हार छिपी हुई है और इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने में अपनी निर्लजता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी चुनाव में अपने कार्यकाल की कामयाबी गिना रहे हैं। जनता के बीच बता रहे हैं कि कैसे दंगाइयों माफियाओं पर बुलडोजर चला। इसी पर अखिलेश ने तंज किया है। प्रदेश के अंदर किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी गई और जिन लोगों ने प्रदेश में गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था, भाइयों बहनों, उस अवैध निर्माण पर और माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने में भी सरकार ने कोई गुरेज नहीं की। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम
12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार को हम मान भी लें क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। यूपी के बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी कोशिश की है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी के रण में वोट मांगने देवरिया पहुंचे तो अखिलेश को औरंगजेब बता दिया। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, आज के औरंगजेब। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी ने कहा था, ऑनडिकाइड मुलायम सिंह यादव। अभी 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। ऐसे में यूपी के सियासी संग्राम में जुबानी जंग अभी और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में 23 फरवरी को चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और उसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। लिहाजा आज हाई प्रोफाइल कैंपेन का दिन है। तमाम पार्टियों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। दो 2022 के इस टक्कर में दावे हजार हैं। बीजेपी विपक्ष पर टूट पड़ी है तो विरोधी भी यूपी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि अन्याय बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वह भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। चौथे दौर के मतदान से पहले अखिलेश डबल इंजन की सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उछालकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। इन सब के बीच पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आने वाले 4 चरणों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम भी शामिल हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैली में जुटे हैं। 23 फरवरी को कौशाम्बी में उनकी रैली होनी है, जबकि 24 फरवरी को वे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी हर चुनाव की तरह इस बार यूपी में आक्रामक अंदाज में है। चुनावी शोर में पार्टी का जबरदस्त प्रचार चल रहा है। चौथे चरण के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह की पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में रैली है, तो योगी आदित्यनाथ की हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में सभाएं हैं। वहीं अखिलेश की रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में चुनावी रैली हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ और हरदोई में प्रचार अभियान चला रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ और बाराबंकी में हैं। 23 फरवरी को 9 जिलों में 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ओवैसी ने एक बार फिर से हिजाब विवाद को हवा दी है। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिंदा। जिन 59 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में रही। अब इस बार इंतजार रहेगा कि सियासी लड़ाई में चौथे दौर का किंग कौन बनता है। दिल्ली से पौलमी साहा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में चुनाव के 3 चरण बीत गए। अब बारी चौथे दौर की है। चौथे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। यूपी में चौथे दौर के चुनावी संग्राम का मुख्य केंद्र नवाबों का शहर और यूपी की सत्ता का सेंटर लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे।
लखनऊ में इस बार बीजेपी और एसपी दोनों के लिए साख की लड़ाई है। कल सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों ने रोड शो से लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली के लिए लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में मौजूद थे। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं उड़ता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुल्डोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। यूपी के चुनावी प्रचार में मुद्दों के साथ साथ निजी छींटाकशी भी तेज है। चौथे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कल पीएम मोदी ने अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस चुनाव पर अखिलेश व्यक्तिगत निशाने के खासा शिकार हो रहे हैं। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र की रैली में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश को औरंगजेब तक कह डाला। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, आज के औरंगजेब। जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा। निजी हमला तेज है तो मुद्दों की भी बातें हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रैलियों में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के शौर्य पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कि भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा, तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवाल या निशान लगा देते हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनके सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। चौथे चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें रायबरेली और उन्नाव जिले की सीट भी है। कल दोनों जगहों पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने रोड शो और रैली की। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप निर्भर रहें, ये चाहते हैं, ये परिस्थिति इन्होंने बनाई है कि इस राशन के बोरे के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, और जब आपको मिलता है आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। कुछ नहीं किया आपके लिए, कुछ नहीं किया है आपके लिए। ये मिलावटी राशन देके आपको कुछ नहीं किया है। जो काम करना चाहिए था, जो रोजगार देने चाहिए थे, जो किसानों की मदद होनी चाहिए थी, जो ये बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है, इनको कम करना चाहिए था, महंगाई को कम करना चाहिए था, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए था, ये काम किसी ने नहीं किया है पिछले 5 सालों में। मैं तो कहती हूँ 30 सालों में नहीं किया गया। न बसपा ने किया, न समाजवादी दल ने किया, न भाजपा ने किया। क्यों? वार पलटवार, दावे पर दावे। बस 2 दिन बाकी हैं, जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।